प्रिय विद्यार्थियों, वंश एजुकेशन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं तेज प्रताप बिंद आज फिर से एक बार आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला का जो है कि चैप्टर लेकर के फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी को पता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी के जो प्रयोग हैं, हिंदी का जो प्रयोग हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी कर रहे हैं। और यह जो भाषा है, इस भाषा को हमें सबसे पहले सीखने के लिए सबसे पहले हमें वर्णमाला की विशेष ज़रूरत होती है। तो आज हम वर्णमाला विषय को लेकर के आप सभी लोगों के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम आज है वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम हिंदी क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और किन रूपों में जो कि भाषा बोली जाती है, और उसके साथ साथ हम फिर चलेंगे वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी जो भाषा को जो हमें क्या करता है, लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है, सबसे पहले हम उसे जानते हैं कि वह किसके माध्यम से संभव हो सकता है। तो प्रिय बच्चों, हम सभी को पता है कि हम अगर व्याकरण के जानकार हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी भाषा को, ठीक है, अच्छे से बोल पाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं, उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्याकरण क्या है और यह किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्याकरण व्याकरण जरूरी नहीं है केवल हिंदी में ही होता है। किसी भी प्रकार की अगर आप भाषा बोलते हैं तो उसमें सब में जो कि व्याकरण की आवश्यकता होती है। यह जो व्याकरण शब्द है, यह 3 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। बी, धन, आ, धन, करण। प्रिय विद्यार्थियों, बी का यहाँ अर्थ है अलग है, आ का अर्थ भी अलग है और करण का अर्थ भी। बी का है यहाँ पे विशिष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से। आ पूरी तरह से, और करण का अर्थ है व्याख्या करना। व्याकरण क्या है, जो विशिष्ट रूप से किसी भाषा के बारे में पूरी तरह से क्या करे, व्याख्या करे, उसी को हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। प्यारे बच्चों, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के बाद हम आते हैं हिंदी भाषा जो है। हिंदी, प्यारे बच्चों, हम सभी
हिंदी तो जानते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और किसके द्वारा हुई, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। हम सभी को पता है कि प्राचीन काल में एक नदी का नाम, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, सिंधु नदी। सिंधु नदी, इस नदी के नाम को जो हमारे भारत देश के उत्तर और पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, जो ईरानियों का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, उसको सब हिंद के नाम से पुकारते थे या बुलाते थे, क्योंकि ईरानियों को, ईरानी जो होते थे वह सा को हा कहते थे, ठीक है, और वह दूसरे अगर देख जाए इसमें तो यहाँ पे सा की जगह हुआ हा का प्रयोग करते थे, ठीक है, और पा और फा की जगह वह पा का प्रयोग करते थे, ता और था की जगह वह ता का प्रयोग करते थे। तो कहने का मतलब जो हमारी यहाँ की जो भाषा थी उसके, ठीक है, अनुरूप उनकी जो कि भाषा नहीं थी, उन्होंने ही सिंध को सबसे पहले जो कि हिंदू नाम दिया। और हम बात करें ईरानियों की, तो ईरानियों की जो भाषा थी वह थी फारसी, लेकिन अभी हमने यहाँ बताया कि वह पा और फा की जगह पा का यूज करते थे, तो उनकी जो भाषा का नाम उस समय था वह था पारसी, ठीक है। पारसी से जो कि हिंदी की क्या है उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद यह सिंधु से क्या हुई, इसको हिंदू नाम दिया गया। हिंदू के बाद उसमें फिर जाके हिंदी बना। आइए हम इसके बाद अब देखते हैं कि जो हिंदी है उसको हम बोलते तो हैं, लेकिन हिंदी को जो है कि राजभाषा भी कहा गया है। राजभाषा के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, और हमें पता है कि जो हमारे राजभाषा है वह क्या है, हिंदी है। प्रिय बच्चों, आइए हम अब देखते हैं कि भाषा क्या है। हिंदी जो एक क्या है, हमारी भाषा है, लेकिन भाषा के बारे में हम जानते हैं कि भाषा क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो भाषा है वह भाष धातु से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना अथवा बोलना, ठीक है। भाषा की अगर परिभाषा की बात की जाए तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपने भावों को, ठीक है, क्या करते हैं, जिसका आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। प्रिय बच्चों, जो हिंदी है वह हमारी राजभाषा है, और इसे स्वीकार कब किया गया था, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। जितने भी हिंदी प्रेमी हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं, उनको पता होना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को जो है कि यह मानक के रूप में जो कि यह हमारे सामने आई हिंदी दिवस के रूप में, तभी से इसको जो कि 14 सितंबर के दिन जो कि इसको मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के अगर रूप अथवा प्रकार की बात की जाए तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है, सभी को पता होना चाहिए,
मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। बहुत अधिक इसके ऊपर चर्चा ना करते हुए आइए शॉर्ट में ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि हमें अभी वर्णमाला भी पढ़ना है और काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। इसलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं मौखिक। मौखिक का मतलब क्या है? जैसे जो अपने हम विचारों को जब हम बोल करके प्रकट करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? मौखिक। जैसे हम आप तक अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है, यह क्या हो गया? मौखिक हो गया। अगर इसी बातों को अपने हम विचारों को लिख करके आप लोगों को तक पहुंचाते तब वही क्या हो जाता? लिखित हो जाता। और जब हम अपनी भाषा को, ठीक है, संकेत के माध्यम से जब हम आप तक जो कि पहुंचाते, ठीक है, तो वही क्या हो जाता? सांकेतिक भाषा हो जाता। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और अपने हम अब टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो बात करते हैं हम वर्णमाला की। वर्णमाला, प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा के लिए वर्णमाला बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है वर्णमाला के बारे में जानना। तो हम आज हिंदी भाषा को लेकर के आए हैं और हिंदी भाषा में वर्णमाला क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और किसको क्या कैसे कहा जाता है, आज हम सब के बारे में जो कि यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा को देखते हैं, जानते हैं कि इसमें हम सबसे पहले इसको जो कि दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। वर्णमाला जो यह शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण और माला। वर्णों वर्णों का समूह। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात और देखने की है कि वर्णों की क्या है? माला है। हमें सभी को पता है कि जो माला होती है वह कभी भी एक फूल से हम उसको तैयार नहीं कर सकते हैं, कि कर सकते हैं? एक फूल से कभी भी उसको हम तैयार नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होते हैं? अनेक फूलों को लेकर के एक फूलों की माला बनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे साहित्यिक विद्वानों ने भी अनेक वर्णों को मिला करके इसका निर्माण किया है, वर्णमाला का। तो हम कह सकते हैं शॉर्ट में अगर देखा जाए और इस शाब्दिक अर्थ को लेकर के अगर देखा जाए तो हम इसकी परिभाषा बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं कि वर्णों के समुदाय को, ठीक है, वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्यारे बच्चों, वर्णमाला की सबसे यह आसान परिभाषा है कि वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे? वर्णों का जो समुदाय है, वर्णों का जो समूह है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्योंकि इसमें जो माला बनी है, किसकी बनी है? वह वर्णों की बनी है। इसलिए वर्णों का एक क्या है? समूह है, और इसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम दूसरे शब्दों में परिभाषा को देखते हैं कि आइए देखते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को, ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है,
किसको? वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्यवस्थित और क्रमबद्ध, इन शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा कि जो वर्णों का जो समूह है वह व्यवस्थित है और क्या है? क्रमबद्ध है। ठीक है, इसीलिए अगर इसकी सही परिभाषा देखी जाए तो यही कह सकते हैं हम कि वर्णों का वह व्यवस्थित समूह क्या है? जो क्रमबद्ध भी है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्यारे बच्चों, वर्णमाला जो है, अगर इसमें बात की जाए तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। और इसी में 2024 के बाद एक विशिष्ट व्यंजन को भी प्लस कर दिया गया है। तो कहीं कहीं आपको वर्णमाला के जो वर्ण होंगे वह 53 जो कि देखने को मिलेंगे। इसको हम विशिष्ट व्यंजन के नाम से या विशिष्ट वर्ण के नाम से इसको हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, यह जो विशिष्ट व्यंजन है, यह है, इसका जो आकार है वह लगभग ऐसे है, ऐसे उसको लिखा जाता है। और इसको जो कि विशिष्ट जो कि व्यंजन के रूप में जो कि माना गया है। हिंदी निदेशालय की तरफ से इसे 2024 के बाद से ही इसको जो कि मान लिया गया है कि वर्णमाला में 52 नहीं बल्कि कितने वर्ण होते हैं? 53 वर्ण होते हैं। 53 में जो 52 में जो एक जोड़ा गया है उसको हम विशिष्ट व्यंजन के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में बात करें वर्णमाला में मुख्य रूप से 52 वर्ण होते हैं। और आइए हम जानते हैं इसमें कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से भी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, या और भी हम यहाँ लिख सकते हैं भाषा की सबसे छोटी, ठीक है, लिखित इकाई को भी हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी? मौखिक को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा की, फिर से हम आएंगे, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी? सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले वर्ण के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम ध्वनि के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम शब्द के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड अथवा टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे इसमें हो जाएगा अ, ई अथवा क, ख। ठीक है,
क्योंकि इसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि भाषा की यह सबसे छोटी और यही सबसे छोटी क्या है, लिखित इकाई है, जिसको हम वर्ण के नाम से जानते हैं। ना हम आ को और इसे छोटा कर सकते हैं, ना ई को, और ना ही का कोई हम विकृत रूप और लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन सबको हम आसानी से वर्ण कर सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों कि सर वर्ण और अक्षर क्या एक ही होते हैं अथवा अलग अलग होते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्ण और अक्षर ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हम बात करें तो जो वर्ण है यह है भाषा की लिखित इकाई है, और जो अक्षर है यह क्या है, यह भाषा की जो है यह उच्चारण की जो कि इकाई है। ठीक है, उच्चारण के तौर पर हम जो कि अक्षर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब कहेंगे कि जो वर्ण और अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना किया जा सके। ठीक है, इस आ के लगने से क्या होगा कि जिसका क्षर ना हो। ठीक है, जिसको हम समाप्त ना कर सकें, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। और वर्ण क्या है कि वर्ण ये भी क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आइए हम किसी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं वर्ण और अक्षर में अंतर। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर राम। प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिख दिए राम। अब आइए हम इसका पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें कितने वर्ण हैं। तो सबसे पहले हमने रा लिखा, रा के बाद हमने आ लिखा, आ के बाद हमने फिर माँ लिखा, और माँ के बाद फिर हमने आ लिख दिया। प्यारे बच्चों ये हलंत इसको कहते हैं। हलंत लगाने से हमें पता चल जाता है कि यह स्वर रहित है। जो व्यंजन है वह क्या है, स्वर रहित है। प्यारे बच्चों अगर हम इसमें अब गिनती करें तो इसमें हम देखेंगे कि जो वर्णों की संख्या है वह कितनी है, 4 है। र अ म आ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब अक्षर की बात करें तो अक्षर में केवल कितने हैं, 2 अक्षर हैं। कितने हैं, रा और मा। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि अक्षर और वर्ण में बहुत ही बारीकी सा अंतर है, जो आप लोगों के सामने अभी हमने बताया कि राम, उसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें कितने, उसमें 4 वर्ण निकल करके आते हैं। लेकिन राम को अगर हम जब लिखेंगे तो रा धन माँ। यही क्या है कि जब हम मौखिक रूप से, ठीक है, ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अक्षर का उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अभी हमने बताया कि जिसका क्षरण ना किया जा सके। प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, वर्ण और अक्षर। वर्ण जो है, जो जिसको हम आ, ई, क, च, प इत्यादि जितने भी हैं जो स्वर रहित व्यंजन है उसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। लेकिन हम सभी स्वर और व्यंजन को जो कि अक्षर नहीं कह सकते हैं। अक्षर जो होता है वह जो है कि स्वर और व्यंजन से जो कि मिल करके बना होता है। अभी हमने पीछे जो है कि एक उदाहरण के माध्यम से आपको हमने समझाने का जो कि प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों आइए हम एक बार और इसमें देखते हैं कि वर्ण और अक्षर। जैसे जो वर्ण है वह क्या होता है, लिखित होता है। वर्ण क्या होता है, यह क्या है, लिखित। ठीक है, लेकिन जो अक्षर होता है वह क्या होता है, मौखिक होता है। ठीक है, जो अक्षर होता है वह मौखिक होता है। आइए इस शब्द से हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ण के
टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अक्षर भी क्या है, इसका क्षरण नहीं हो सकता है, इसका लोप नहीं हो सकता है। जैसे हमने बोल दिया कि कमल। प्यारे बच्चों, अगर हमने लिखित रूप में इसे लिखा है तो हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। लेकिन वही बात अगर कह दिया जाए कि हमने कमल लिखा नहीं है बल्कि बोल दिया है, या हमारे मुखार बिंदुओं के द्वारा उसे कहा गया है, बोला गया है, तो हम इसको फिर मिटा नहीं सकते हैं। अर्थात जो हमारी आवाज़ है वह जो है कि उसको मिटाया नहीं जा सकता है, उसका क्षरण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो कि इसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह अक्षर और वर्ण में आपको जो कि अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं अब फिर से वर्णमाला की तरफ। आइए हम जानते हैं कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं और वह कौन कौन से अक्षर हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया कि वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। और 52 अक्षर में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, आइए हम उसके बारे में भी जानते हैं कि 52 अक्षर में क्या क्या होता है और उसके हम जो कि क्या क्या उसमें आता है, कौन कौन से उसमें वर्ण आते हैं, स्वर और व्यंजन आते हैं, कैसे है। आइए हम उसको जो कि यहाँ पे समझने का जो कि प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी को पता है कि वर्णमाला जो इसमें, ठीक है, 52 अक्षर हैं, लेकिन वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। प्यारे बच्चों, इसको हम अच कहते हैं और इसको हम हल के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आइए हम बात करते हैं स्वर की। तो स्वर, या सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि जो 52 वर्ण हैं वे कौन कौन से हैं। तो इसमें स्वर कितने होते हैं, सबसे पहले उसको हम जानेंगे। यहाँ पर कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। उसके बाद फिर व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हमें पता है कि व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और फिर इसी में आपके जो है कि 25 स्पर्श व्यंजन, और इसी में 4 अंतस्थ व्यंजन, और इसी में 4 आपके ऊष्म व्यंजन। कितने हो गए, 25, 4, 29, 4, 33। और उसके बाद फिर इसी में आ जाता है आपका द्विगुण व्यंजन, ठीक है, जिसकी संख्या 2 है। और स्वर की अगर बात करें तो इसी में आपका 2 आता है, अयोगवाह, जिसको हम अंक और अ के नाम से, ठीक है, जानते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आगे और हम बढ़ते हैं। इसी में आता है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिसकी संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। तो इस प्रकार से ये जो वर्णमाला की जो संख्या है, ठीक है, उसमें 11 जो कि स्वर, 2 अयोगवाह और 33 व्यंजन, जिसमें 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। और इसी में आपका 4 अंतस्थ व्यंजन, और इसी में आपका 4 क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो इस प्रकार से यह 33 हो जाता है। द्विगुण व्यंजन में आपका आता है ड और ढ, ये हैं 2 द्विगुण व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में आपको पता होगा कि छ, त्र, ज्ञ और श्र, यही जो है 4 जो है
संयुक्त व्यंजन के रूप में जो कि जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें स्वर की। प्यारे बच्चों, यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज इस वीडियो में हम केवल जो है स्वर की ही चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्णमाला जो दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन, उसमें स्वर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्वर के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो कि स्वर की परिभाषा क्या होती है और स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, यह सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी की यह पहली क्लास होगी, ठीक है, और जिसमें जो कि इस प्रकार से बताया जाएगा कि वह आपको मेरे हिसाब से वह भली भांति जो है कि कंठस्थ हो जाएगा। आइए हम चलते हैं सबसे पहले स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है, इसकी जो परिभाषा होगी, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है, वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों, आइए हम इसकी और एक परिभाषा जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है, किसी अन्य वर्ण की, ठीक है, सहायता ना ली जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों, बड़ी ही आसान से इसकी परिभाषा है। आइए हम इसकी ट्रिक अब बताते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं स्व। बहुत ही ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों, ताकि यह जो वर्णमाला का जो आज क्लास है, ठीक है, वह आपको कंठस्थ हो जाए एक ही बार में। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है स्व। तो स्व से हम लेंगे यहाँ पे स्वतंत्र। क्या जानेंगे कि स्वतंत्र जो स्वर है वह अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। इसलिए इसकी परिभाषा अब और भी आसान हो जाएगी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर स्वर की बात की जाए तो जो स्वर की संख्या है वह कितनी है? 11 है। कितनी? 11 है। आइए हम इसके बाद और देखते हैं कि जो मूल रूप से या उच्चारण के स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसमें परंपरागत से, ठीक है, परंपरागत जो स्वरों की संख्या है वह कितनी है? वह है 13। लेकिन अगर बात करें उच्चारण के आधार पर, ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर इसकी कितनी होगी? 11। और अगर मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से जो है कि स्वरों की संख्या, ठीक है, वह कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्यारे बच्चों, आइए हम चलते हैं सबसे पहले स्वर में। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं स्वर में, सबसे पहले उनकी हम परिभाषा को भी जो कि देखे हैं अभी कि स्वर के कितने प्रकार हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें
जो है उच्चारण के आधार पर अगर बात की जाए तो उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या है प्यारे बच्चों वह 10 है। कितनी है? वह 10 है। कितने किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर अगर हम देखा जाए, ठीक है। 10 क्यों है? क्योंकि उसमें जो री है, री को जो है कि हटा दिया गया है, ठीक है। जो री है यह जो कि संस्कृत का जो है क्या है वर्ण माना जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। और क्योंकि इसका उच्चारण करते समय अगर हम री लिख दें, ठीक है, रा पर बड़ी की मात्रा अथवा छोटी की मात्रा, तब भी हम इसका जो कि उच्चारण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से री को हटा दिया गया है प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं इसमें कि स्वर के भेद कितने होते हैं। तो स्वर के हम देखते हैं कि कई भेद होते हैं। सबसे उसमें जो पहला भेद होगा प्यारे बच्चों वह क्या है, आइए उसको हम जानते हैं। स्वतंत्र की परिभाषा, स्वर की परिभाषा बता दी गई है आप लोगों के सामने कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अथवा इसकी एक और परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए, ठीक है, उसे भी हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों आइए हम देखते हैं कि स्वर के भेद कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। प्यारे बच्चों मात्रा के आधार पर हम जब इसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो हम सबको पता होना चाहिए कि मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। आइए देखते हैं वह 3 भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला जो है कि होगा, यहाँ पर जो पहला होगा उसको हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो होगा वह क्या है? प्लुत स्वर। प्यारे बच्चों ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हम बात कर रहे थे कि इस क्लास को और आसान बनाने के लिए। तो आइए इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। क्या इसका ट्रिक हो सकता है कि मात्रा के आधार पर अगर 3 प्रकार हैं तो उसको हम कैसे याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर हम लिख दें अगर हरदीप, क्या लिख दें? हरदीप। तो प्यारे बच्चों हम ट्रिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हर से ह्रस्व और दी से दीर्घ और पा से प्लुत। प्यारे बच्चों बड़ा ही आसान है। इसको याद करने के लिए मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 3 हम सभी जानते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ पे हो जाएगा ह्रस्व का हो जाएगा हर और दी से हो जाएगा आपका दीर्घ और प्लुत का क्या हो जाएगा? प से आपका प्लुत हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से जो कि हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम समझते हैं या जानते हैं कि जो ह्रस्व है वह क्या होता है, ठीक है। तो ह्रस्व को हम क्या कहते हैं और इसमें कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं, आइए उसके बारे में हम जानते हैं कि जिसे बोलने के लिए, ठीक है, बहुत कम समय लगे, ठीक है, जिसका उच्चारण करने में, ठीक है, बहुत कम समय लगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे या ह्रस्व स्वर कहेंगे। इसको जो है कि और अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसको हम एक मात्रिक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मात्रा गणना करने के समय केवल इसमें एक मात्रा को ही गिना जाता है।
इसलिए हम इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। और आइए, ह्रस्व स्वर अथवा लघु स्वर का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं प्यारे बच्चों, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो ह्रस्व में जो है कि आ, ई, उ और ए, री आता है प्यारे बच्चों, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। और ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा भी होता है। क्या होता है, छोटा, अर्थात इनकी केवल एक एक मात्राएं भी गणना के समय जो कि गिनी जाती हैं, आ, छोटा ई, छोटा उ और री, और इन्हीं चारों स्वरों से मिल करके जो कि अन्य स्वर भी बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा इसमें था, दूसरा इसमें है दीर्घ स्वर। प्यारे बच्चों, दीर्घ स्वर हम सभी जानते हैं कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, अर्थात जिसका उच्चारण या जिन वर्णों का या जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में, ठीक है, ह्रस्व से दोगुना समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। प्यारे बच्चों, दीर्घ स्वर इसको और अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम द्विमात्रिक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गणना करने के समय इसमें दो मात्राओं की गणना की जाती है। प्यारे बच्चों, इसको हम, ठीक है, दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं अथवा स्वर वर्ण आते हैं। तो हमने वहाँ देखा, तो यहाँ पर हम बात करें, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्यारे बच्चों, अगर इसकी संख्या देखी जाए तो वह संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी संख्या है, 7। हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर की जो संख्या है वह कितनी होती है, 7 होती है। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, यह क्या है, यह बड़े स्वर कहे जाते हैं। और दीर्घ स्वर में हम देखते हैं सबसे पहले बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने होते हैं, 7 होते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम इसके बाद जो कि तीसरा देखते हैं, कौन सा नाम है उसका, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो यह है, लगभग यह हिंदी का जो है कि यह भाग नहीं है। इसका प्रयोग जो है कि खासकर संस्कृत में होता है प्यारे बच्चों। और जैसे इसमें बताया जाएगा कि दीर्घ से या इसमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय इसमें लगता है, 3 गुना। ठीक है, इसमें 3 गुना जो है कि समय लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग प्यारे बच्चों, जैसे हो गया किसी को जैसे बुलाना है, जैसे हे, ठीक है, हम बहुत देर तक क्या करते हैं, किसी को पुकारने के लिए जो है कि आवाज़ देते हैं। अथवा हम जाप के रूप में, जैसे हमने राम कहा तो ये सब जो है कि राम, और हम फिर क्या करते हैं, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो ओम का भी उच्चारण में इसका जो है कि प्रयोग किया जाता है, देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं
कि ये तो हो गया मात्रा के आधार पर। आइए बच्चों हम देखते हैं जो दूसरा होगा वह किसके आधार पर है। तो मात्रा के आधार पर हो गया दूसरा। इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों जिह्वा के आधार पर। प्यारे बच्चों थोड़ा सा कलर इसमें समझ में इस पे नहीं आ रहा है, कौन सा सही चलेगा। तो इसमें हो जाएगा जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर भी स्वर जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं जिह्वा के आधार पर। पहला होगा अग्र स्वर, दूसरा होगा मध्य स्वर और आपका तीसरा होगा पश्च स्वर। ठीक है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अग्र स्वर प्यारे बच्चों, अग्र स्वर में जो है कितने होते हैं ये आपको शायद पता होना चाहिए कि अग्र स्वर कितने होने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें। अग्र स्वर में आता है प्यारे बच्चों ई, ई, ए, ऐ। प्यारे बच्चों अग्र स्वर का मतलब है जो जिह्वा के आगे से क्या किया जाए, बोला जाए। अग्र भाग से जो बोला जाए उसी को हम क्या कहेंगे। ठीक है, अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, इसमें 4 वर्ड आते हैं। कितने आते हैं? 4 वर्ड आते हैं। मध्य में केवल अ आता है, जिसको हम मध्य से अपने जिह्वा के बोलते हैं, उसमें कौन सा आएगा, आ। और पश्च में अब जो बचे हुए हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि बड़ा आ और क्या होगा, ऊ, बड़ा ऊ, और इसमें ओ, औ। प्यारे बच्चों अगर हम इसकी संख्या देखें तो एक ट्रिक यहाँ पे हम और लगा सकते हैं कि 4 और 1, और इसकी कितनी संख्या है, 5। कितनी है, 5। यही ट्रिक आपको हम कह रहे थे कि यह जो आपकी जो क्लास होने वाली है बड़ी ही शानदार होने वाली है। ठीक है, बस आपको ज़रूरत है ध्यान लगा करके देखने की। तो जिह्वा के आधार पर भी ठीक है स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च। अग्र मतलब अगला, मध्य मतलब मध्यम में, और पश्च मतलब पीछे। तो इसको हम उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्या? ये हमेशा उदास रहता है, बीच में रहने के बाद भी ना ये ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे आ पा रहा है, इसलिए हमेशा क्या रहता है, यह उदास रहता है। कौन? आ। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और 4 जो है अग्र स्वरों की संख्या हो गई, मध्य की 1 हो गई, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है प्यारे बच्चों। इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम हमेशा के लिए जो कि याद कर सकते हैं कि जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, 4, 1 और 4, 1 कितना होता है, 5। आइए प्यारे बच्चों हम चलते हैं अगला कि उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि
उत्पत्ति के आधार पर, प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, इसके दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं, पहला और दूसरा। प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर इसमें हो जाएगा पहला मूल स्वर और दूसरा हो जाएगा इसमें संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर आइए इसमें हम देखते हैं। मूल स्वर में आता है अ, ई और ओ। यही तीन वर्ण स्वर में ऐसे हैं जिन्हें हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था कि मूल स्वरों की संख्या होती तो 4 है, लेकिन उच्चारण की अगर दृष्टि से बात की जाए तो कितने होंगे? 3 होंगे। उसमें जो है री को क्या किया गया है? हटा दिया गया है, क्योंकि री जो है वो संस्कृत में उसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसलिए मूल स्वरों की जो संख्या होगी उत्पत्ति के आधार पर वह कितनी है? आ, ई, उ। ठीक है, 3। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कि संधि। संधि मतलब जो वर्ण एक दूसरे से मिल करके बने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? संधि स्वर कहेंगे। संधि स्वर के भी कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों, संधि स्वर में जो है 2 होंगे, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, और दूसरा इसमें हो जाएगा संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर भी होते हैं प्यारे बच्चों और व्यंजन भी। अभी हमने पीछे आपको जो कि पढ़ाया था कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अभी हम जो कि पीछे इसकी जो कि चर्चा किए थे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं मूल दीर्घ स्वर। इसको हम, यह क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आते हैं आइए हम बताते हैं इसमें कि इसमें बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, और क्या आपका आ जाएगा? बड़ा ऊ। प्यारे बच्चों, हम ये संधि का भेद है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। हमने भी बताया कि इसमें 2 वर्णों की क्या होती है? संधि होती है। 2 स्वर वर्ण के मिलने से क्या होता है? मूल दीर्घ स्वर का क्या होता है? निर्माण होता है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आ प्लस आ मिल करके, ठीक है, क्या बना है? बड़ा आ। यहाँ पे ई प्लस ई मिल करके क्या बनी है? बड़ी ई बनी है। और ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके क्या बना है? बड़ा ऊ बना हुआ है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर कि यह क्या है? आ से आ मिल करके बड़ा आ बना है, ई से ई मिल करके बड़ी ई, और ऊ से ऊ मिल करके, तो हम देख रहे हैं या हम देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों जो वर्ण है ये दोनों समान है। और दोनों समान इसलिए हैं तो हम इसको हम एक और नाम से इसको हम जानते हैं, और जिसका नाम है क्या? सजाती। सजाती जो कि ये वर्ण कहे जाते हैं। सजाती क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनकी जातियां एक ही हैं। हम देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि अ प्लस आ से मिलकर के क्या बना है? बड़ा आ बना हुआ है। तो यहाँ पे जाति शब्द केवल लेंगे तो जो अपनी जात के क्या हो? साथ हो, उसको हम क्या कहेंगे? सजाती कहेंगे। इसलिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सजाती। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हम इसको सवर्ण के नाम से भी क्या कहते हैं? इसको हम जानते हैं सवर्ण। ठीक है, जो अपने ही मेल के वर्णों के साथ हो। ठीक है, जिसे हमने बताया भी, अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ क्या है? अपने ही मेल के वर्णों के साथ है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सवर्ण के नाम से, अथवा सजाती के नाम से, अथवा मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं।
प्यारे बच्चों आइए हम आगे बढ़ते हैं। संधि का जो दूसरा रूप है वह है संयुक्त स्वर। आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। संयुक्त स्वर प्यारे बच्चों अभी हमने शुरू में जो कि संयुक्त व्यंजन का भी नाम लिया था, उसका भी अभी जिक्र किया गया था। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर की बात आ रही है। संयुक्त मतलब होता है कि जो एक दूसरे से मिल करके बने हों, उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की अगर बात की जाए तो उनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जो एक दूसरे किसी और व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ए, ऐ, ओ, औ। प्यारे बच्चों आइए हम इसके बारे में देखते हैं। यह संयुक्त कैसे है उसके बारे में हम समझते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ए का निर्माण हुआ है वह किससे किससे हुआ है। तो हम सभी को पता है कि अ और ई मिल करके क्या बना है, ए बना है। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। तो इसमें आ प्लस ए मिल करके ऐ का निर्माण किया गया है। फिर आ प्लस ओ मिल करके ओ का निर्माण हुआ है। और प्यारे बच्चों लास्ट में है औ, इसका भी निर्माण ठीक है किससे हुआ है, आ प्लस ओ से। ठीक है, अर्थात हम देख पा रहे हैं कि जो संयुक्त स्वर है वह ठीक है वह किसी अन्य वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसलिए हम इसको हम कह सकते हैं। और एक चीज़ और हम देखेंगे कि उसको हमने सजाती कहा था, लेकिन इसमें आ के बाद ई आया है, तो यह एक ही जाति के नहीं है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह सजाती नहीं बल्कि क्या है, विजाती है। प्यारे बच्चों इसका अगर दूसरा नाम अगर है तो वह क्या है, विजाती। विजाती के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और सवर्ण था तो इसको हम असवर्ण के नाम से भी जानते हैं। और यह क्या है, संयुक्त स्वर है, जो किसका है प्रकार, संधि का है ना। जो संधि स्वर का क्या है, एक क्या है, भेद अथवा प्रकार है। प्यारे बच्चों आइए हम अब देखते हैं कि इसमें अ ई मिलकर के ए का निर्माण किया गया है, अ ए मिलकर के ऐ का निर्माण हुआ है। और यह किसके जो कि आधार पर हम पढ़ रहे हैं, वह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर केवल 2 भागों में इसको बांटा गया था। अभी उसके पहले जो कि लिखा गया था उसमें पहला है मूल और दूसरा है संधि। प्यारे बच्चों आइए चलते हैं आगे। जो स्वर का जो प्रकार है वह अब अगला क्या होगा, आइए प्यारे बच्चों हम जानते हैं। तो इसमें तीसरा जो प्रकार होगा वह है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर यह क्या होगा, 4 प्रकार का होगा। कितने, 4 प्रकार के होंगे। पहला इसमें होगा, पहला हो जाएगा प्यारे बच्चों समृद्ध। दूसरा होगा अर्ध समृद्ध। तीसरा होगा विवृत। और चौथा हो जाएगा अर्ध विवृत।
ठीक है। तो इस तरीके से यह जो है स्वर के सभी प्रकार आप लोगों के सामने बताए गए। उम्मीद करते हैं कि यह जो क्लास है यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से एक बार ये भी जो कि निवेदन है कि अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है कि सभी सब्जेक्ट जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम जो कि पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तुरंत ही जैसे ही यहाँ पर जो कि सर के द्वारा जो क्लास जो कि डाला जाएगा तैसे ही आप पर जो कि नोटिफिकेशन जो कि आ जाएगा। तो इसलिए आप जो है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा यह क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। धन्यवाद।